presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अब भाषण देते हैं। सड़क बड़ी कमाल चीज है, खराब हो तो फौरन से दिमाग में दर्ज हो जाती है। हम जब भी चुनावी दौरों पर जाते हैं तब विकास के नाम पर सबसे पहले इसी से सामना होता है। फिर वो जुमले भी याद आते हैं इश्तिहारों की शक्ल में, भैया ये सड़क कहाँ जाती है। कुछ बुजुर्ग खिलखिला कर कहते हैं, मैं तो बरसों से देख रहा हूं कहीं नहीं जा रही, यहीं की यहीं बनी है। पर सड़क सत्ता के केंद्र तक जाती है क्या? अगर जाती है तो यूपी में किस तरह से जाती है, किस मोड़ से होकर जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 कार्यकाल से मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टियां इस सड़कों के भरोसे हैं। मायावती सत्ता में आई तो उन्होंने जेपी ग्रुप के साथ मिलकर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करने वाला यूपी का पहला एक्सप्रेस वे प्रदेश को दिया। अखिलेश यादव सपा सत्ता में आए तो आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाला बाकायदा सरकारी एक्सप्रेस वे बना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो इस सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने यूपी में कई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया या ऐलान किया या तैयारी की। मसलन दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला जो केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है, और योगी सरकार उसने फिलहाल अपने पहले एक्सप्रेस वे का, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, जो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, उद्घाटन कर दिया है। इन सब के बीच क्या है? खूब सारे इश्तिहार हैं, अखबारों के पहले पन्नों पर, टीवी पर दावे हैं, और जो विपक्ष में हैं वो इन दावों की काट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लल्लन टॉप शो में ये जानेंगे कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो तमाम बड़े नेता सत्ता पक्ष के, विपक्ष के क्या बोले, एक्सप्रेसवे की पॉलिटिक्स क्या है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है, इससे क्या कुछ असर पड़ता है लॉन्ग लास्टिंग। कुछ और भी अहम खबरें होंगी आज के लल्लन टॉप शो में, लेकिन सबसे पहले देखेंगे दिन का वीडियो। पैसे गिराने पड़ते हैं, नहीं आप बताओ, जब सही बात है, नहीं मुझे नहीं मालूम है, पैसे देने पड़ते हैं क्या? कमाल है। बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देके ट्रांसफर करवाने के लिए वो लालच रहे उसको। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षकों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। पूछा, क्या तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं? सामने से आवाज आई, हाँ। मुख्यमंत्री को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर से पूछा, फिर वही जवाब आया। वैसे नेताओं को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि जनता कुछ एक दफा सच कह देती है और सच से नेताओं का वास्ता होता नहीं। वैसे इस कार्यक्रम में राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। शिक्षकों के जवाब से तिलमिलाए डोटासरा डैमेज कंट्रोल के लिए स्टेज पर पहुंचे और सवाल घुमा दिया। टीचर्स से पूछा कि क्या कभी मेरे स्टाफ को चाय भी पिलानी पड़ी? सुनिए शिक्षकों का जवाब। मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर मेरे यहाँ पर स्टाफ में अगर एक चाय पीने का भी कोई बता दे तो मुझे बता देना। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो इशारा था कि कहीं न कहीं जेब कट जाती है, वो मेरे नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षकों के ट्रांसफर की नीति लागू करके उसको बिल्कुल खत्म किया जाएगा। वैसे ये कोई छिपी बात नहीं है कि राजस्थान में ट्रांसफर के लिए पैसों से काम होता है। इस तरह के इल्जाम लगातार आ रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री डोटासरा का कार्यकाल भी विवादों में रहा है। ट्रांसफर में पैसे लेने से लेकर परीक्षाओं में अपनों का फायदा देने तक के विवाद उनसे जुड़े हैं। यह भी खबर है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। चर्चा है कि राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और डोटासरा को बाय बाय कहा जा सकता है। वो फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो एक आदमी एक पद के नियम का झुंझुना भी उन्हें थमा दिया जा सकता है। पर किरकिरी तो गहलोत सरकार की भी हो रही है। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, मोदी सरकार ने कल से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। 19 नवंबर को सिख समुदाय का बड़ा त्योहार प्रकाश पर्व है। सिख संगठनों की तरफ से प्रकाश पर्व से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की मांग हो रही थी।
करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर कस्बे को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है। सीमा से लगभग 4 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ रावी नदी के किनारे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। ऐसा माना जाता है कि सिखों के पहले गुरु नानक देव ने इस गुरुद्वारे को बनाया था। विभाजन हुआ तो ये जगह पाकिस्तान में चली गई और फिर 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर बनाना शुरू किया गया। कोरोना की वजह से मार्च 2020 से करतारपुर कॉरिडोर बंद था, लेकिन अब ये कल से फिर शुरू हो जाएगा। दूसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि कोई भूख से न मरे। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया। अब इन सब की नौबत क्यों आई टिप्पणियों की? दरअसल 27 अक्टूबर को कोर्ट ने एक आदेश में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ बात कर अखिल भारतीय सामुदायिक रसोई की स्थापना के लिए एक साथ आने का निर्देश दिया था। ये आदेश भुखमरी से होने वाली मौतों से बचने के लिए दायर याचिका पर दिया गया था। आज सुनवाई के दौरान ASG यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने बेंच को बताया कि केंद्र वर्चुअल बैठक कर चुका है और हलफनामे में हमने इसके डिटेल्स दिए हैं, लेकिन जो एफिडेविट नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से आया उससे बेंच खुश नहीं थी। उसने कहा कि केंद्र द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले के बारे में कुछ बताया नहीं गया। अब 3 हफ्ते का और टाइम दिया गया है और यह भी कहा कि यदि राज्यों को कोई आपत्ति है तो अगली सुनवाई में विचार करेंगे। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी इस साल की लिस्ट में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। भारत उन 31 देशों में शामिल है जहां भूखमरी की समस्या काफी गंभीर मानी गई है। जरूरी मुद्दा है, नजर बनाए रखिएगा आप लोग भी। तीसरी सुर्खी, देश के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी और आईरियो ग्रुप के चेयरमैन ललित गोयल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी, जिसको हम संस्कृत निष्ठ हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, उसने दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया इनको। ईडी कई दिन से जांच कर रही थी। अंदेशा था कि ये देश छोड़कर भाग सकते हैं। ललित गोयल और उनकी कंपनी आईरियो के खिलाफ 2010 से जांच चल रही थी। मीडिया रपटों के मुताबिक कंपनी ने कथित रूप से घर खरीदारों से मिले पैसों, निवेश और शेयर होल्डिंग्स के जरिए करीब 570 करोड़ की रकम इकट्ठा की और देश के बाहर भेज दी। ग्राहकों से पैसा लिया, घर नहीं दिया। पेंडोरा पेपर्स में भी ललित गोयल का नाम सामने आया था। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हवा में उड़ते सुखोई और मिराज जैसे फाइटर प्लेन नीचे आते हैं, जमीन छूते ही दोबारा उड़ जाते हैं, फिर करतब दिखाते हैं। यूपी के सुल्तानपुर जिले का करवल खीरी गांव आज वायुसेना के इस एयर शो का गवाह बना। मौका था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस मौके पर जाहिर है योगी सरकार की जमकर तारीफ की और सरकार पर पहले की विकास कार्यों पर रोक लगाने का अड़ंगा डालने का इल्जाम भी लगा दिया। कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को
हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। प्रधानमंत्री ने इस सड़क को विकास, अर्थव्यवस्था, नए निर्माण और संकल्प की सिद्धि वाला बताया। ये भी कहा कि जिसे यूपी की सामर्थ्य पर संदेह हो वो आकर देख सकता है। 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। वैसे बात सामर्थ्य की हो रही तो शुरू से शुरू करते हैं। यूपी में जब एक्सप्रेसवे की बात होती है तो सबसे पहले 2 नाम आते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और इनके साथ नत्थी हैं उन मुख्यमंत्रियों का नाम जिनके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ। अब इस लिस्ट में तीसरा नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और योगी आदित्यनाथ का शामिल हो गया है। सबसे पहले बात उस मुख्यमंत्री की जिसने सबसे पहले एक्सप्रेसवे बनवाने का सामर्थ्य दिखाया। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे ताज एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव दिया। फरवरी 2003 में इसका शिलान्यास भी हो गया। इसे बनाने का जिम्मा जेपी एसोसिएट लिमिटेड को दिया गया, पर साल भर बाद सूबे की सरकार बदल गई और एक्सप्रेसवे का काम भी रुक गया। और ये काम दोबारा शुरू हुआ साल 2007 में, जब मायावती की पार्टी अपने दम पूरे बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। फिर इस एक्सप्रेसवे का नाम ताज एक्सप्रेसवे से बदलकर यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिलों को जोड़ता है। बसपा सरकार ने इसे दिसंबर 2011 तक पूरा करने का टारगेट दिया, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे का जोर शोर से प्रचार किया, पर जनता ने इस बार बहुमत दिया उनकी विरोधी समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और अगस्त 2012 में उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। करीब 10 साल में बनकर तैयार हुए 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे की लागत आई 12,839 करोड़ रुपए। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब इसकी लागत करीब 3,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, पर निर्माण कार्य पूरा हुआ और उसके बाद जेपी को ग्रुप को, जिसने सड़क बनाई, 38 साल तक टोल टैक्स वसूलने के अधिकार और नोएडा से आगरा के बीच एक्सप्रेसवे के किनारे 5 स्थानों पर 5-5 हेक्टेयर जमीन दी गई। ये तो हो गई दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे की बात। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा को लखनऊ से जोड़ने की घोषणा की। 6 लेन का 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इसका शिलान्यास नवंबर 2014 में हुआ। फिर अखिलेश सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को करीब 2 साल में तैयार कर दिया। 21 नवंबर 2016 को इसका उद्घाटन हुआ और दिसंबर 2016 में से जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। इसके निर्माण में कुल 13,200 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके भी उद्घाटन कार्यक्रम में वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे थे। इसके लिए बांगरमऊ में बाकायदा एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। ये अपने आप में पहला मामला था जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप बनाया गया हो। हालांकि इससे पहले मई 2015 में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमान मिराज 2000 सफलतापूर्वक उतार चुकी थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने दिल्ली से लखनऊ को सीधा कनेक्ट कर दिया। ये यूपी के 10 जिलों आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ से होकर गुजरता है। फिर आए 2017 के विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव ने नारा दिया, काम बोलता है, लेकिन जिस काम पर उन्होंने जोर दिया वो, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या लैपटॉप वगैरह बांटना, जनता उससे उतनी खुश नजर नहीं आई। एक्सप्रेसवे पर उतरते फाइटर प्लेन्स की तस्वीरें और वीडियो शेयर तो खूब हुए थे, लेकिन जनता ने जो जनादेश शेयर किया उसमें अखिलेश को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आमद हुई प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की, योगी आदित्यनाथ सरकार की। 2017 में वो मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2017 में उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर कहा गया कि कोविड के चलते निर्माण के जो लक्ष्य हैं उसमें कुछ देरी आ रही है, लेकिन करीब 40 महीने बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर को जोड़ता है। इसे बनाने में 22,500 करोड़ रुपए का खर्च आया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे और लखनऊ पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगेगा। पहले लखनऊ से ही गाजीपुर पहुंचने में 10 घंटे लग जाते थे। ये राज्य के आखिरी छोर को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह इस पर भी लड़ाकू विमान उतारे जा सकते हैं। इसके लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना इसका इस्तेमाल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कर सकती है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आईं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे अपना प्रोजेक्ट बताते हुए बीजेपी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। 2018 में जब पीएम मोदी ने
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब भी सपा ने बयान जारी कर आरोप लगाया था कि 22 दिसंबर 2016 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो चुका था। लेकिन योगी सरकार ने प्रोजेक्ट लटकाया और एक बार टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद टेक्निकल बिड के नाम पर निरस्त भी कर दिया। अब जब इसका उद्घाटन हो रहा है तो फिर से अखिलेश यादव ने इन आरोपों को दोहराया और कहा कि समाजवादी एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर उद्घाटन कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। पहले समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदला और नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भले ही तैयार हो गया हो, लेकिन अभी इस पर बुनियादी सुविधाओं जैसे पेट्रोल पंप, शौचालय, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि की व्यवस्था नहीं है। इसे तैयार होने में कुछ वक्त और लगेगा। हालांकि शुरुआत में कुछ महीनों तक इसी तरह की शिकायतें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी आई थी। उद्घाटन के बाद अब उन प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं एक्सप्रेसवे से जुड़े, जिन पर कार्य प्रगति पर है का बोर्ड टंगा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड को भी राजधानी लखनऊ से जोड़ने के लिए योगी सरकार ये एक्सप्रेसवे बनवा रही है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी, जिसका उद्घाटन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किए जाने का प्लान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जनपद जालौन, औरैया और इटावा में होता हुआ फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसमें 15,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। ये एक्सप्रेसवे भी काफ़ी रफ्तार से काम कर रहा है। आपका भैया लल्लन टॉप ये खुद देखकर आया है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसके सहारे हम अपने घर तक पहुंच पाएंगे। अगला एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से प्रयागराज को सीधा जोड़ने का प्लान है। गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित लंबाई 594 किलोमीटर है, जो यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, इसको लेकर फर्रुखाबाद में खूब बवाल भी कटा है कि शाहजहांपुर से जा रहा है जबकि गंगा फर्रुखाबाद में है। बहरहाल शाहजहांपुर के बाद हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लखनऊ से मेरठ की दूरी 5 घंटे की हो जाएगी, जबकि प्रयागराज की दूरी 7 घंटे में तय की जा सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अभी जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये एक्सप्रेसवे की हमें ज़रूरत क्यों है। आम लोगों के जीवन में क्या ये तरक्की लाता है? कई लोग कहते हैं टोल ही इतना ज़्यादा होता है कि आम आदमी की जेब कटती है। फिर यह भी कहा जाता है कि फ़ायदा स्थानीय से ज़्यादा बाहर वालों को होता है। तो इस एक्सप्रेसवे का फ़ायदा समझने के लिए पहले हम घाटे को समझते हैं। अच्छी सड़कें ना होने का नुकसान क्या है। 2016 में IIM कोलकाता और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक स्टडी की और पाया कि देश में खराब सड़कों की वजह से हर साल 1,500 अरब रुपए का नुकसान होता है। 1,000 अरब रुपए तो पेट्रोल डीजल ही ज़्यादा जलाना पड़ता है, यानी सड़क अच्छी हो तो ईंधन की खपत घटेगी। देश में लगभग 90% लोगों की आवाजाही के लिए सड़क का इस्तेमाल होता है। सामान की ढुलाई में भी 64% की हिस्सेदारी सड़कों की है। इसलिए जाहिर तौर पर हमें पूरे देश में अच्छी सड़कों की ज़रूरत है और ये सबके काम आती हैं किसी ना किसी रूप से। हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1984 से ही अपने देश में एक्सप्रेसवे बनाने शुरू कर दिए थे। इसका असर चीन की आर्थिक तरक्की पर अभी भी दिख रहा है। तो जब तो चीन को सड़कें बनाने का ऐसा चस्का भी लग गया है कि वो देश से बाहर भी सड़कें बनाने में लगा है। आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में सुना होगा। भारत ने इस पर देर से ध्यान दिया। अब यूपी समेत देश के और भी राज्यों में एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये केंद्र सरकार की योजना है। अब एक एक्सप्रेसवे के साथ तरक्की कैसे जुड़ती है, इसकी मिसाल के तौर पर हमारे सामने यमुना एक्सप्रेसवे है। इसके बनने के बाद इसके दोनों तरफ हाईवे वाली अर्थव्यवस्था पनपने लगी है। खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर में कायापलट साफ दिख रहा है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है। एयरपोर्ट के नज़दीक 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है। कई बड़ी कंपनियों के प्लांट लग रहे हैं। इस तरह के निवेश को समझना मुश्किल नहीं है। कनेक्टिविटी बेटर होगी, निवेश आएगा। तो जाहिर है कि एक एक्सप्रेसवे का तरक्की से सीधा संबंध दिखता है। हालांकि ये भी सही बात है कि टोल भी खूब वसूला जाता है। आगरा से लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पर रोजाना टोल की कमाई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अच्छी बात है कि देश में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में अच्छी या खराब होने की बात तो दूर, सड़कें ही नहीं है। जरूरी ये भी है कि एक्सप्रेसवे वाले विकास के साथ इन इलाकों की भी सुध ली जाए। बड़ी खबर में आज इतना ही। शो के आखिरी में कू की राय। सोशल मीडिया पर हम लोगों से
पोल के जरिए पूछते हैं रुझान। आज का सवाल था कि एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है। 36% लोगों ने कहा आम जनता को, 30% ने कहा टोल वसूलने वालों को, 34% ने कहा इंडस्ट्रीज को। अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को जाकर वहां पे फॉलो करें। पोल के नतीजे हम इस शो में आपको दिखाएंगे। अलग अलग मुद्दों पर एक हैशटैग के साथ राय भी दे सकते हैं। यह हैशटैग है LT Show on Coup। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।